हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिंदी भी औपचारिक लेखन का पार्ट 4 प्रारूपण का सामान्य परिचय। पार्ट 1, 2 और 3 हमारी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं चौथे पार्ट से। प्रारूपण का सामान्य परिचय। प्रारूपण का अंग्रेजी में मतलब होता है ड्राफ्टिंग। सरकारी या गैर सरकारी सभी कार्यालयों के कामकाज को पूरा करने के लिए इसका बहुत महत्व है। अब प्रारूपण का अर्थ एवं स्वरूप देखते हैं। प्रारूपण को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहते हैं और इसके और भी नाम है, जैसे प्रलेखन, आलेखन, मसौदा। प्रारूप या ड्राफ्ट से ये मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, सामग्री या पत्र की जो आउटलाइन होती है उसको हम कहते हैं। इसीलिए जो ड्राफ्ट है या फिर ड्राफ्ट के लिए हम प्रारूप यूज करते हैं और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण। हम सभी ये जानते हैं कि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखना बहुत ही जरूरी है। आइए हम प्रारूपण को एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी भी कार्यालय के अंदर मेज कुर्सियां जो इस्तेमाल में आती जाती है वो टूट गई है। तो इसके संबंध में जो सहायक होगा वो इस पे एक टिप्पण तैयार करेगा। अगर आपको नहीं पता है कि टिप्पण क्या होता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, टिप्पण का सामान्य प्रारूप, चैप्टर 3 वाले। तो सहायक एक टिप्पण लिखेगा। उस टिप्पण के अंदर वह अधिकारी को सूचना देते हुए नई कुर्सी या मेज खरीदने के लिए आज्ञा लेगा। यहाँ तक की जो भी प्रक्रिया है ये सब टिप्पण में आएगी। इसके बाद का जो भी काम होगा वह सब प्रारूपण में आएगा। अगर एग्जाम में आपसे प्रारूपण की डेफिनेशन पूछते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज को निपटाने के लिए किए जाने वाले पत्र व्यवहार का नियम एवं विधि पूर्वक लिपिबद्ध प्रारंभिक रूप तैयार करने को ही टिप्पण कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रारूपण के प्रमुख तत्व। पहला है शुद्धता। शुद्धता का मतलब यह है कि जितने भी अंक हैं या आंकड़े हैं, डेट, क्रमांक, ये सब ठीक होना चाहिए। अगर हम किसी फाइल का सीरियल नंबर गलत लिख देते हैं तो वो किसी गलत जगह पे पहुंच जाएगी, उससे काम में डिले हो सकता है। इसीलिए शुद्धता प्रारूपण का प्रथम एवं मुख्य तत्व है। अब दूसरा है स्पष्टता। प्रारूपण का दूसरा तत्व है स्पष्टता। सबसे पहले जो प्रारूपण लिख रहा है उसके दिमाग के अंदर पूरा फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि उसको क्या क्या बताना है, अपने प्रारूपण में क्या क्या नहीं बताना है, ताकि उसमें प्रारूपण लिखते समय उससे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। संक्षिप्तता। प्रारूपण लिखने वाले को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह शॉर्ट से शॉर्ट में बताए ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी हो। अगर वह बेफालतू बातें भी लिखे जा रहा है उसमें तो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा और फिर वो उस काम को टालता ही रहेगा। तो संक्षिप्तता भी एक मुख्य तत्व है। अब चौथा है परिनिश्चित भाषा। इसका मतलब यह है कि हमारी जो भाषा होगी प्रारूपण की वह शुद्ध होगी एवं सरल होगी और इसमें कोई भी रिपीटेड बातें नहीं लिखी होंगी। अब फिफ्थ पॉइंट है परंपरागत पद्धति का अनुकरण। प्रारूपण लिखने का एक अलग तरीका होता है, उसको ध्यान में रखते ही प्रारूपण लिखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रारूपण के गुण एवं विशेषताएं। तो पहला है आदेश की भाषा का शब्दश प्रयोग। आदेश के अंदर जो भाषा लिखी हुई है उसी को सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड हमें लिखना होता है प्रारूपण के अंदर, यही इसकी एक विशेषता है। दूसरा है तिथि सीमा निर्धारण। अगर किसी प्रकरण में राज्य सरकारों, मंत्रालयों या फिर किसी अन्य कार्यालयों से कोई सूचना लेना जरूरी है तो फिर हमें उत्तर देने की तारीख को फिक्स कर देना ही एक प्रारूपण की दूसरी विशेषता है। तीसरा सरकारी आदेशों का प्रमाणीकरण। कुछ आदेश राष्ट्रपति या सरकार के नाम से जारी करने पड़ते हैं। इसके लिए यह रूल है कि अगर राष्ट्रपति के नाम से कोई पत्र जारी किए जाने वाले हैं तो उसके ऊपर हस्ताक्षर वही कर सकता है जो कि संविधान के अनुसार अधिकृत हो। क्रमबद्धता। प्रारूपण के अंदर क्रमबद्धता का यह मतलब है कि सभी टॉपिक्स एक निश्चित क्रम में होने चाहिए।
अब ये कुछ बहुत प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रारूपण की प्रक्रिया एवं लेखन विधि के मुख्य अंग। पहला है निश्चित फॉर्म। प्रारूपण तैयार करने के लिए कार्यालयों के अंदर एक फॉर्म निश्चित रहता है। इसके अंदर हमें एक मार्जिन छोड़नी होती है ताकि अगर बाद में कोई चेंजेस करने हो तो हम कर सकें, और फिर इसके आगे फिर लिखना चाहिए या फिर टाइप करना चाहिए। अनुच्छेदों में विभाजन। प्रारूपण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले अनुच्छेद के अंदर हम नॉर्मल इंट्रो टाइप देते हैं और पहले जो भी हुआ है पास का बैकग्राउंड बताते हैं। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद के अंदर हम पूरा मेन बॉडी बताते हैं, मेन पार्ट बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है। एंड लास्ट में हम निष्कर्ष देते हैं यानी कंक्लूजन देते हैं, और कोई भी अगर सजेशन होता है तो वो सब देते हैं। अब नेक्स्ट है संलग्न पत्रादि का स्पष्ट उल्लेखन। प्रारूपण के सभी क्रमांक और दिनांक सब सही होना चाहिए ताकि कार्यवाही के अंदर कोई दिक्कत ना आए। अब नेक्स्ट है पृष्ठांकन या फिर एंडोर्समेंट। पृष्ठांकित होकर जिस जिसके पास प्रतिलिपियां भेजी जानी हो उनका उनके साथ साथ प्रतिलिपियों की वांछित संख्या को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है प्रारूपण के अंदर। अब नेक्स्ट है पर्चियां लगाना। लेखन विधि का एक आवश्यक अंग है प्रारूप के ऊपर पर्चियां लगाना। जब प्रारूपण तैयार हो जाता है तो वह जिस अधिकारी के पास जाने वाला है उस अधिकारी के नाम से हम एक पर्ची बना के उस पे लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुमोदन हेतु, स्वीकृति हेतु, यह सब। इसके अलावा अगर कोई कार्यवाही बहुत ही इमिडिएटली करनी है तो उसके ऊपर हम तत्काल की पर्ची लगाते हैं या फिर आग्रता की पर्ची लगाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है दफ्तरी पत्राचार के सामान्य अंग। नीचे कुछ 12 चीजें दी गई हैं जिनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है किसी भी ऑफिशियल पत्र के अंदर। पहला है पत्र क्रमांक, मतलब पत्र का सीरियल नंबर। फिर विभाग का नाम एवं पता, पत्र भेजने वाले का नाम और उसका पता, पत्र जो प्राप्त करेगा उसका नाम और उसका पता, प्रेषक के कार्यालय का स्थान या और दिनांक, फिर विषय, संबोधन, मूल कथ्य, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर कर्ता का नाम और उसके साथ साथ उसका पद क्या है, संलग्न पत्र सूची, और फिर लास्ट में पृष्ठांकन। जितने भी 12 अंगों के बारे में अभी हमने पढ़ा है इसको हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, नीचे डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या होता है। इन 12 अंगों पर आधारित एक प्रारूपण की रूपरेखा का एग्जाम्पल दे रखा है। पहले बीच में पत्र क्रमांक आता है, फिर उसके बाद जिसको भेज रहे हैं वो एड्रेस, फिर साइड में लेफ्ट साइड में प्रेषक, सचिव, कृषि मंत्रालय नई दिल्ली, फिर सेवा में, फिर नाम, पद, पता, फिर एड्रेस, विषय, महोदय, आपके पत्र क्रमांक, फिर पत्र क्रमांक लिख देंगे, फिर दिनांक डेट लिख देंगे पूरी। के उत्तर में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि, उसके बाद हमें जो भी बताना होगा वो हम बता देंगे। फिर लास्ट में भवदीय, फिर हस्ताक्षर, फिर नाम और फिर अपना पद बताएंगे। संकलन सूची अगर हो तो फिर प्रतिलिपि सूचनार्थ, एक दो जितने भी हो वो सब हम लगा सकते हैं। अब नीचे कुछ दफ्तरी पत्र के रूप बताए जा रहे हैं जिनके अंदर यह सब 12 अंग इस्तेमाल होते हैं। इन सब 17 पत्रों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं हम सरकारी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। सबसे ज्यादा कार्यालय के अंदर यही पत्र इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी पत्रों का इस्तेमाल भारत सरकार के मंत्रालय में होता ही रहता है, जैसे राज्य सरकारों तथा अधीनस्थ कार्यालय, विभिन्न आयोगों, सार्वजनिक संस्थानों, प्रतिष्ठानों तथा व्यक्तियों के साथ पत्राचार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब सरकारी पत्र का उदाहरण दे रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र संख्या, फिर जिसको लिख रहे हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, फिर उसका एड्रेस नई दिल्ली, फिर उसके बाद प्रेषक लिखेंगे लेफ्ट में, फिर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, फिर उसका एड्रेस भारत सरकार नई दिल्ली, फिर सेवा में लिखेंगे, फिर अपना विषय बताएंगे कि
किस लिए हम लिख रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए, औषधियों के लिए लिख रहे हैं हम। फिर महोदय लिखेंगे, आपके पत्र क्रमांक, फिर पत्र का क्रमांक लिखेंगे, दिनांक, फिर डेट लिख देंगे पूरी। फिर उसके बाद हम बताएंगे हमारी जो भी है कि के संबंध में मुझे ये कहना का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सहायता रूप में प्राप्त विदेशी दवाइयां उड़ीसा सरकार के पास से सीधे बाढ़ पीड़ितों में बांटने के लिए भेज दी गई हैं, इसलिए कृपया आप सीधे इस संबंध में अपनी राज्य सरकार को संपर्क करें। निस्वार्थ सेवा भावना के लिए धन्यवाद स्वीकार करें। फिर लास्ट में हम राइट में लिख देंगे भवदीय, और फिर सचिव अपना हस्ताक्षर करेंगे, और फिर लिख देंगे सचिव भारत सरकार। अब दूसरा है कार्यालय ज्ञापन यानी ऑफिस मेमोरेंडम। यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। भारत सरकार के मंत्रालयों में ज्यादातर पत्र व्यवहार के लिए सरकारी पत्र का इस्तेमाल न करके कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग प्रचलित है। इसका भी एक उदाहरण दे रखा है। इसमें भी सबसे पहले हम पत्र संख्या लिखेंगे, फिर भारत सरकार, जो भी जिसको भी हम भेज रहे हैं, भारत सरकार गृह मंत्रालय। फिर अपना विषय लिखेंगे, जो भी जिस भी विषय पे हम लिख रहे हैं, फिर अपना कंटेंट लिखेंगे पूरा। लास्ट में क ख ग मुख्य सचिव भारत सरकार, और लेफ्ट में सेवा में समस्त मंत्रालय भारत सरकार। अब थर्ड है ज्ञापन या फिर मेमोरेंडम। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में कोई भी अंतर नहीं होता। इनके अंदर जो डिफरेंस है वो केवल कार्य क्षेत्र का ही है। कार्यालय ज्ञापन मंत्रालयों के बीच आपसी पत्र व्यवहार में प्रयोग में लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो ज्ञापन है वह मंत्रालय के बाहर के कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है, उनके साथ बाहर के कार्यालयों में पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसका भी उदाहरण नीचे दिया गया है। सबसे पहले वही क्रमांक लिखेंगे, फिर भारत सरकार, ये सब लिखेंगे, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, विषय लिखेंगे, और जो भी हमारा विषय है, जो भी हम बताना चाहते हैं वह लिखेंगे, और क ख ग सेवा में, और फिर पूरा बता देंगे, नाम और फिर पता। अब चौथा है परिपत्र या सर्कुलर। जब हमें किसी एक ही विषय की सूचना बहुत सारे अलग अलग मंत्रालयों कार्यालयों को भेजनी होती है तो सर्कुलर जारी किए जाते हैं। इसका भी उदाहरण नीचे दिया गया है। सबसे पहले पत्र क्रमांक लिखेंगे, फिर भारत सरकार, फिर शिक्षा समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय, फिर एड्रेस, दिनांक, जो भी सर्कुलर है वह बता देंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट में अपना नाम लिख देंगे, फिर एंड में वितरण। वितरण यानी नोट, अगर हमें कुछ लिखना है तो हम वो भी लिख सकते हैं लास्ट में। फिर स्वीकृति पत्र या सैंक्शन लेटर। राष्ट्रपति के नाम पे जितनी भी स्वीकृतियां दी जाती हैं वह सब इसके अंतर्गत आती हैं। ज्यादातर ये स्वीकृतियां फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए इस पत्र की जो कॉपी है वह फाइनेंस मिनिस्टर और महालेखा परीक्षक के दफ्तर में भी भेजना बहुत जरूरी है। इसका भी उदाहरण नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, यह भी सेम ही है इसका फॉर्मेट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कार्यालय आदेश या फिर ऑफिस ऑर्डर। इसका मेन एम यही होता है कि कार्यालय के किसी भी प्रकार के आदेश को बताना, सबको सूचित करना। इसमें हम औपचारिकता का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि हम सेवा में, प्रेषक, संबोधन, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। यह भी थोड़ा थोड़ा ज्ञापन की तरह ही है, लेकिन ज्ञापन और कार्यालय आदेश में यह डिफरेंस है कि ज्ञापन में जहाँ सूचनाएं, निर्देश आदि होते हैं, वहीं कार्यालय आदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव आज्ञाएं होती हैं, जैसे अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस, ये सब। अब कार्यालय आदेश का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है अधर्व सरकारी पत्र यानी डेमो ऑफिशियल लेटर, डीओ। इसे अधृत सरकारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भेजने वाला है वह अपनेपन की भावना इसमें इस्तेमाल कर सकता है, इसमें अनौपचारिकता से वह बात कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे महोदय के जगह प्रिय, प्रियवर, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, और भवदीय के स्थान पर आपका लिखा जाता है, और नीचे हस्ताक्षर के साथ पद के बारे में नहीं बताया जाता है। इसका भी उदाहरण यहाँ दे रखा है।
इसमें देखिए हम यहाँ पे महोदय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमने प्री लगाया है और यहाँ पे भवदीय की जगह आपका लगाया है और नीचे पद भी नहीं लिखा हमने अपना। अब 8th है अशासनिक पत्र एवं टिप्पणी, अनऑफिशियल लेटर या नोट। इसका प्रयोग मंत्रालयों के बीच या फिर कार्यालयों के बीच मामले के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है कि फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर भेज दी जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि पूरी टिप्पणी लिखकर मंत्रालय या फिर कार्यालय को भेज दी जाती है। इसमें किसी भी तरह के औपचारिक वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और टिप्पणी लिखकर दाईं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर और पद अंकित रहता है। अब 9वां है अनुस्मारक रिमाइंडर। अगर हमने कोई पहले पत्र भेजा है और उसका उत्तर अभी तक नहीं आया तो उसको याद दिलाने के लिए जो पत्र वापस से भेजा जाता है उसी को रिमाइंडर पत्र कहते हैं। तो पहले हम प्रथम अनुस्मारक यानी रिमाइंडर वाला पत्र भेजते हैं, अगर उसका भी हमें रिप्लाई ना आए तो फिर हम दूसरी बार फिर से भेजते हैं और इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि ये प्रथम अनुस्मारक है या फिर दूसरा यानी द्वितीय अनुस्मारक है। अब 10th है पृष्ठांकन। इसका प्रयोग नीचे दी गई परिस्थितियों में किया जाता है। पहला है कि जिसने हमें पत्र भेजा है हमें उसी को वापस पत्र लौटाना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी परिस्थिति है कि किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय की मूल पत्र पर ही सहमति या सूचना प्राप्त करने के लिए भेजना हो। तीसरी परिस्थिति है कि किसी भी लिखे गए पत्र को अन्य स्थान पर उचित कार्रवाई या जानकारी देने के लिए भेजना हो तो। अब 11th है अधिसूचना नोटिफिकेशन। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं इन सबको जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अधिसूचना अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसका उदाहरण नीचे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है संकल्प या फिर प्रस्ताव। सभी प्रकार के संकल्प राजपत्र में प्रकाशित होते हैं और संकल्प के लिए दूसरे शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे प्रस्ताव या फिर संस्ताव। इसका उदाहरण भी नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर ले हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब 13th है प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। सरकारी नीतियों या कार्यक्रमों को सर्वसाधारण तक प्रचलित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में यह अंतर होता है कि प्रेस विज्ञप्ति के अंदर संपादक कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ प्रेस नोट के अंदर संपादक अगर चाहे तो वह अपने पत्र के अंदर चेंजेस ला सकता है। अब इसका उदाहरण भी नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है तार या फिर टेलीग्राम। किसी भी सूचना को भेजने के लिए तार का प्रयोग किया जाता है। तार द्वारा भेजे जाने वाले संदेश की संतुष्टि के लिए एक प्रति साधारण डाक द्वारा भेजना भी एक नियम होता है। अब 15th है तुरंत पत्र तथा बचत पत्र। किसी किसी सरकारी कार्यालयों के अंदर कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिसके लिए हम तार का वेट नहीं कर सकते क्योंकि तार को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे में एक तुरंत पत्र भेजा जाता है ताकि तुरंत कार्रवाई शुरू हो सके। जब कभी सूचना गोपनीय एवं तुरंत भेजी जानी हो तो उस समय बचत पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे कूट पत्र भी कहते हैं और इसकी जो भाषा होती है बचत पत्र की वह काफी सांकेतिक होती है, इसीलिए इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट तैयार किया जाता है इसको लिखने के लिए। अब नेक्स्ट है सूचना या फिर नोटिस। समाचार पत्रों में सरकारी की जानकारी देने के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है ताकि जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी है वह उसका लाभ उठा सके। अब लास्ट है घोषणा या प्रोक्लेमेशन। बहुत ही कम अवसर ऐसे होते हैं जब सरकार अपने किसी निर्णय को घोषणा के रूप में प्रकाशित करती है। इनकी जो भाषा होती है वह कानून की दृष्टि से होती है और वह बहुत ही संयंत्र एवं संक्षिप्त होती है।
यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।